नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आंचो जी नमस्कार। सुमित जी, लंदन की सड़कों पर ये क्या तमाशा हुआ? काले कपड़े पहनकर 3 लाख से ज्यादा शांति दूत पहुंच गए रैली करने के लिए इजराइल के खिलाफ। आंचो जी, ये तो होना ही था। इसको बोलते हैं कर्मा। आपको मालूम है, पहले दुनिया में गोरों ने अत मचाई हुई थी पूरी दुनिया में। आज वही दुनिया वाले इनके कंट्री में ये बड़े बड़ा बनते थे। इमिग्रेशन लॉज को रिलैक्स करना है, सबके ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, हम किसी को मना नहीं करेंगे। दरवाजे खोल दिए सारी दुनिया के। पहले तो इन्होंने दुनिया में गए, सबके बैक डोर से दरवाजे खोलकर एंटर किए और सारी दुनिया पे कब्जा किया। आज पूरी दुनिया इनके बैक डोर से इनकी कंट्री में एंटर करी, इनके ऊपर कब्जा कर लिया। और आप देखिए कब्जा भी कैसा था, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, 3 लाख, वो भी अशांति दूत इकट्ठे होकर किसके अगेंस्ट? इजराइल के अगेंस्ट एंड प्रो हमास वहां पर नारे बजे हैं। आपको देख सुनकर भी हैरानी होगी कि ब्रिटेन का ये हालत है कि उनकी सिटीज में टोटल टेक ओवर है फ्रॉम दिस कम्युनिटी। आप कोई बड़ा सिटी ले लीजिए, बर्मिंघम ले लीजिए, 30% इनकी कम्युनिटी हो चुकी है। लेस्टर कभी होता था कि भाई वहां पे गुजराती थे मेजोरिटी में, आज लेस्टर के अंदर भी 30% है, शेफील्ड है 30% है, मैनचेस्टर में 20% है। बल्कि आप लंदन देख लीजिए, 40% वहां पे गोरों के ऊपर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इस कम्युनिटी ने कि अगर अब हमारी पॉपुलेशन 40-45% हो गई है, हमारा टोटल अब टेक ओवर का प्लान है लंदन के ऊपर, जहां पर घर घर में जाया जाएगा। दे विल सी कौन यहां पर अल्लाह को फॉलो करता है, उसे अलाउ किया जाएगा। बाकियों को या कन्वर्ट करने की परमिशन है, इस्लाम को कबूल कर लो, वरना छोड़ के भाग जाओ। दैट मीन्स जो गोरे दुनिया भर में लोगों को असाइलम देते थे, अब दुनिया में जाकर असाइलम मांगेंगे। और कहीं ये ना हो कि जैसे ये बाकी कंट्रीज के लिए बोलते थे, बाकी कंट्रीज भी बोल दें ब्रिटिश एंड डॉग्स नॉट अलाउड। बिल्कुल हो सकता है आने वाले वक्त में ये हो जाए। और इसके लिए खुद खुद इंग्लैंड के लोग ही तो जिम्मेदार है, ब्रिटेन ही तो जिम्मेदार है, उनकी नीतियां ही तो जिम्मेदार है। इतने मानवाधिकारों के पैरोकार होने के लिए किसने कहा था? आपको अपने कंट्री फर्स्ट ही तो सोचना चाहिए था ना। उनके लिए भी उनका देश सर्वोपरि होना चाहिए था। अगर वो अपने देश हित में सोचते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन लंदन का जो मेयर है वो तो सरेआम सब कुछ कह रहा है ना कि उसने दरवाजे खोल रखे हैं, इलीगल तरीके से जो भी आना चाहे वहां से, वहां पर पाकिस्तान से लेकर पैलेस्टीन से लेकर सबके लिए दरवाजे खुले। अंजू जी देखिए, जो ये साजिद खान है, इसका पहले दिन से ही मकसद था कि कंट्री को टेक ओवर करना है। उसने दरवाजे खोले, जैसे ब्रिटिशर्स ने दुनिया में बैक डोर खुलवाया, जो किले थे वहां पर किसी ना किसी गेट कीपर को पैसे दिए, गेट खोल दिए और इन्होंने अटैक किया रात को। और पूरे वर्ल्ड में इन्होंने कहर मचा के रखा था। वही काम साजिद खान ने किया वहां पर, कि उसने भी रास्ता खोल दिया लंदन में कि भाई किसी को आना है आप आ जाइए, पूरी फ्री एंट्री है। उसने स्पेसिफिकली बोला था अपनी कम्युनिटी को कि भाई आपके लिए मैं दरवाजा खोल रहा हूं। ये नहीं था कि ये हिंदुओं के लिए खोल दिया या किसी और के लिए खोल दिया, नो, इट वाज स्पेसिफिक टू वन रिलीजन। तो वो उन्होंने आके टेक ओवर कर लिया 10 साल में। कहाँ इनकी पॉपुलेशन थी कोई 7% की, आज 45% हो गई है इन द मैटर ऑफ जस्ट 10-15 ईयर्स। और उसके बाद पता ही आपको, मशरूम की तरह ये ग्रो करते हैं। और 10-10 बच्चे पैदा करके इन्होंने सारे राइट्स ले लिए, वहां पे पासपोर्ट बना लिए और वहां पे पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लिया। ये सिर्फ लंदन का ही हाल नहीं है, अभी तो जो स्कॉटलैंड है वहां पर भी एक पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा जो है, वो ही हैज बिकम द हेड। उसने भी बोल दिया कि आई डोंट लाइक स्कॉटलैंड बिकॉज ये बहुत ज्यादा वाइट लोग हैं यहाँ पर। मैं ये रास्ते खोल रहा हूँ पैलेस्टीन के लिए, जिसको भी आना है उन्हें फ्री घर दिया जाएगा, उन्हें उन्हें रहने के लिए पैसे दिए जाएंगे, ग्रांट्स मिलेंगी, बच्चों की फ्री एजुकेशन होगी। ही हैज ऑल्सो अनाउंस्ड, दैट मीन्स जो कुछ इन्होंने लंदन में किया है, अब वही फार्मूला ये करना चाहते हैं स्कॉटलैंड के अंदर। अगले 5 साल में 10 साल में इन्होंने स्कॉटलैंड को भी टेक ओवर कर लेना है, बिकॉज वहां पर पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है। वहां पे तो 1 लाख की पॉपुलेशन है, अगर ये 20-30 हजार भी ले गए तो ये टेक ओवर कर लेंगे। वहां पर टेक ओवर और भी ज्यादा आसान है। दैट शोज लंदन ब्रिज हैज फॉलन डाउन। तो सुमित जी, जब ये हमास के खिलाफ इसराइल की जंग शुरू हुई थी, उस वक्त तो यूके के प्राइम मिनिस्टर
ऋषि सुनक ने बड़े जोर शोर से कहा था कि अगर एक भी शख्स वहां पर हमास के समर्थन में रैली निकालेगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, उन्हीं के राज में, राजधानी लंदन में 3 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। देखिए, एक ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, बोलना और करना दोनों में बड़ा फर्क होता है। बोल तो दिया कि प्रो हमास कोई भी रैली नहीं निकालेगा, लेकिन जब इतना बड़ा इन्फ्लक्स लोगों का आएगा, आप क्या करेंगे? तो सेकेंडली जो इनकी जो होम मिनिस्टर की या इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं वहां पर, जो सुलेमान, उसने बोला था कि भाई अगर आपने जो हमास की सपोर्ट करते हैं उन्हें अलाउ किया है, तो जो इजराइल की सपोर्ट करते हैं उन्हें भी अलाउ करना चाहिए। भी वो अगर प्रोटेस्ट करते हैं इजराइल की फेवर में, आपको प्रॉब्लम क्या आती है? लेकिन ऋषि सुनक ही है जिसने बोला था नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स प्रो हमास तो हम रैली निकालने देंगे, प्रो इजराइल हम रैली नहीं निकालने देंगे। उसके अंदर दंगे कराए गए और जो वहां पर रैली करने आए थे वहां पर पुलिस ने भी बदतमीजी करी। मैं कि प्रो इजराइल की अगर रैली होती है तो वहां पर पुलिस वाले सख्ती से बरतते हैं, लेकिन अगर प्रो हमास होती है तो वहां पर पुलिस आंखें बंद कर लेती है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, अगर कोई अशांति वाले कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो आंखें बंद होती हैं, अगर हिंदू करने की भी कोशिश करते तो पहले बोलते हैं परमिशन ली, और अगर परमिशन ली है उसके बाद भी डंडे बरसाए जाते हैं हमारे ऊपर। ये हमने पिछले 75 सालों में देखा है, वही काम यूके के अंदर भी हुआ। तो दैट शोज कि वहां पर भी जो लेफ्ट विंग है उसकी पकड़ बहुत ज्यादा है। राइट विंग वाले जो लोग हैं, जो अपने कंट्री के बारे में बात करते हैं, जो ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं, उन्हें अलाउ ही नहीं किया जाता। अशांति वालों ने टोटल टेक ओवर कर लिया है, बोथ इन मीडिया, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग। तो क्या ऋषि सुनक भी अपने वोट बैंक को इसी में देखते हैं? क्या उनका वोट बैंक भी इसी में है? क्योंकि वो तो प्रो इजराइल रैलियां नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन प्रो हमास रैलियों से उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अंजू जी, चक्कर ये है, जो प्रो हमास हैं वो हैं वायलेंट लोग। वो आते हैं, पूरा कंट्री उन्होंने जैसे एक प्रोटेस्ट किया 3 लाख लोगों का। आपको क्या लगता है 3 लाख लोग कम होते हैं? लेकिन जो प्रो इजराइल जो रैली थी उसमें इतने ज्यादा लोग नहीं थे, तो उसे कंट्रोल करना आसान है। लेकिन जो प्रो हमास की रैली थी, एक तो वायलेंट, ऊपर से इतनी भीड़ में, क्योंकि ये लोग कभी भी अकेले नहीं आते, ये हमेशा ही झुंड बनाकर आते हैं और एक आवाज के ऊपर ये सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, बड़े आराम से प्रोटेस्ट किया, वहां पर नारे लगाए, गालियां निकाली, सब कुछ किया, गोरों को धमकियां भी दी, लेकिन हाथ नहीं चलाया। लेकिन जैसे ही प्रो इजराइल की रैली शुरू हुई, ये सारे बीच में घुस गए, मास्क डाल के आते हैं ताकि इनको रिकॉग्नाइज ना किया जाए। और ये पहले तो दिखाते हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे इजराइल की फेवर में, उसके बाद पुलिस के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी और ऐसा शो किया कि जो प्रो इजराइल की रैली है वो वायलेंट हो गई। दैट मीन्स खुद तो बड़े साइलेंटली आए, प्रोटेस्ट किया, गालियां निकाली, सब कुछ किया और चले गए, लेकिन दूसरे की जब बारी आती है तो उसमें ये वायलेंस करके ये शो करते हैं कि उन जैसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं ब्यूटीफुली। हमने पैलेस्टीन के अंदर भी, गाजा में भी देखा है कैसे ब्यूटीफुली एक्टिंग करते हैं ये लोग, मास्क डालते हैं, वो पेंट करेंगे अपने ऊपर कि बच्चों का भी खून निकल रहा है, ऑल एक्टिंग वीडियोज आर इन फ्रंट ऑफ अस। वही कुछ ये वहां पर भी कर रहे हैं। इन्हें सिखाया जाता है ये चीजें कि कैसे आपने दूसरे की चीज को जीरो करना है, उन्हीं के ऊपर ब्लेम डालना है और उन्हीं के गले काटे, मतलब गले भी ये काटे और गालियां भी दूसरा आदमी खाए जिसके जिसके गले कटे गए हैं। तो ये इनको सिखाया जाता है एंड दे प्ले दैट विक्टिम कार्ड ब्यूटीफुली। वही काम इन्होंने इजराइल की रैली में भी किया और उसी चक्कर में जो सुलेमान है उसे रिजाइन भी करना पड़ा। सुलेमान भारतीय ओरिजिन के हैं शायद, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने का मतलब क्या हुआ? क्या ये माना जा रहा है कि 3 लाख लोग इकट्ठा कैसे हो गए, या फिर प्रो इजराइल जो रैली हुई थी उसके चलते गाज गिरी? देखिए, जो पहली बात यह है कि प्रो इजराइल रैली उन्होंने बोला आपने होने कैसी दी। ऊपर से सुलेमान ने कह दिया कि जो पुलिस है उसने इतना ज्यादा सख्ती से प्रो इजराइल के लोगों की जो प्रोटेस्ट था या कोई जो भी वहां पे उन्होंने नारे वगैरह कही उसके ऊपर पुलिस वाज वेरी हार्ड। लेकिन हमास वालों ने भी बहुत बदतमीजी करी, जो प्रो हमास के लोग हैं, उस रैली में पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, जैसे कि आंखें बंद करी हो। सुलेमान ने एक ही बात बोली, यू हैव टू बी फेयर बोथ साइड्स। ये नहीं है कि आप हमास का प्रोटेस्ट है तो आप उनको सपोर्ट करें और प्रो इजराइल है तो आप डंडे लगाएं उनके ऊपर। और उन्हें अरेस्ट भी किया गया लोगों को कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। शी वॉज अगेंस्ट दैट ओनली और उसी चक्कर में इसे रिजाइन करवाया गया है या इसे सैक किया है।
पहले भी इसने सख्ती से बोला था कि भाई यहाँ पर इमिग्रेशन ऐसे खुली हुई है कि लोग आते जा रहे हैं, आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, सारी सड़कें भरी पड़ी हैं, टेंट लगे हुए हैं, व्हाट इज दिस, इसको पकड़ के बाहर फेंको। भी जैसे पाकिस्तान ने आज सारे अफगानियों को पकड़ के बाहर फेंक दिया, तो शी वाज आल्सो अगेंस्ट दिस इमिग्रेशन की जो इलीगल यहाँ पे रहते हैं इन्हें पकड़ो, वो कोई भी कंट्री का हो, बाहर फेंको इनको। और इसीलिए पहले भी इसको सैक किया गया, अब दोबारा से जब इसने थोड़ा सा सख्ती बरती है अशांति वालों के ऊपर, तो दोबारा से इसे सैक कर दिया गया। अगेन मैं से वही बोल रहा हूं, ये कंट्री टोटली लेफ्ट विंग के हाथ में आ गई है। नैरेटिव आपको मालूम है, बीबीसी, ब्रिटिश बकवास चैनल, तो उसके तरफ से ये सारे नैरेटिव्स हमेशा ही लेफ्ट विंग के फेवर में आते हैं, राइट विंग के फेवर में नहीं आते। तो नैरेटिव्स वहां पर वही बनाए जाते हैं, इसीलिए मजबूरी में इसे सैक करना पड़ा, बिकॉज पलड़ा लेफ्ट वालों का बहुत भारी हो चुका है। 40% पॉपुलेशन कम नहीं होती है अशांति वालों की एक सिटी में। ये समझाइए सुमित जी कि लंदन में अगर मेयर साजिद खान है और 40% वहाँ पॉपुलेशन हो गई है और वो जिस तरह से सबके लिए फ्री पास दे रहे हैं कि तुम आइए यहाँ रहिए, लेकिन क्या जो ऋषि सुनक की सरकार है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है? क्या वो लंदन के मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते? अंजू जी, क्या होता है कि ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टेट्स होती हैं उनकी अपनी पावर्स भी होती हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में इन्होंने दरवाजा खोला हुआ है बांग्लादेश का कि वहां से जितने मर्जी रोहिंग्या वाले आ जाएं, बांग्लादेशी आ जाएं। ममता बनर्जी ने रास्ता खोल दिया, वो आके वहां पे पॉपुलेशन, उन्होंने डेमोग्राफी सारी चेंज कर दी। मोदी जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ स्टेट मैटर। अगर बांग्लादेश के साथ कोई युद्ध होता है हमारा, तो हमारी सेंटर वहां पर एक्ट करेगी। लेकिन जो वहां पे एरिया, तभी मोदी जी ने एक पॉलिसी बनाई थी कि 50 किलोमीटर तक एरिया जो है वो सेंटर के कंट्रोल में आएगा। और कांग्रेस ने और ममता बनर्जी, ये दो हैं जिन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया था कि हम ये नहीं होने देंगे। अब आप समझती हैं कि ये गेम मोदी जी ने क्यों शुरू किया था और ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। बिकॉज इनको लगता है कि हम जितने लोगों को लेकर आएंगे हमारी वोट बैंक इंक्रीज होगी। आज साजिद को लंदन में निकालना इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है, क्योंकि उसकी अपने सपोर्ट करने वाले लोग 40 to 45% है, और इलेक्शन जीतने के लिए आपको 30-35% लोगों की ही जरूरत पड़ती है। उन्होंने नंबर्स अपने परमानेंटली बना लिए हैं। वही काम ममता बनर्जी ने भी किया वेस्ट बंगाल में। मोदी जी चाह कर भी वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो यही चीज यूके के अंदर है। ऋषि सुनक चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए अमन शांति, हर एक आदमी चाहता है कि सुख चैन से मैं भी रहूं और कंट्री भी रहे। लेकिन अगर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना पूरा प्लान बनाया हुआ है, बहुत लंबी गेम खेली है, ये गेम अब उनके हाथ से निकल चुकी है। हम भी बोलते हैं भारत में कि भाई भारत में भी ये जितने बांग्लादेशी उठा के बाहर फेंको इनको, इनका क्या मतलब है यहाँ पर, और रोहिंग्या वालों को हम क्यों जगह दें। लेकिन हमारे ही हुक्मरानों ने दरवाजे खोले हुए हैं किले के, तभी ये अंदर घुसते जा रहे हैं। और जिस तरह से लंदन का इन्होंने टेक ओवर कर लिया है, भारत में भी घेरा डालकर ये हमारा टेक ओवर करने की पूरी प्लानिंग है। इनका तो 47 तक का प्लान है कि 47 तक हमने पूरा इस कंट्री को टेक ओवर करना है, जैसे लंदन को कर लिया। ये लंबी प्लानिंग से गेम चलती है, 15-20 साल की प्लानिंग है। दे हैव प्लेड द कार्ड्स ब्यूटीफुली इन यूके। भारत में भी यही हाल है। तो इसलिए अगर अब इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, ये हमारे लिए भी नसूर बनने वाले हैं, जैसे ये यूके के लिए बन गए। और ऋषि सुनक कुछ भी नहीं कर पाएंगे अब। और आप देखिए ना, फ्रांस में जो कुछ हुआ वो भी तो यही सब था। वहां पर भी तो सारी अशांति जो थी वो शांति दूतों की वजह से ही हुई। फ्रांस भी बहुत ज्यादा मानवाधिकारों की बात करता था। ये जितने भी पूरा यूरोप, यूरोपियन, सारे ऐसे ही हैं। पूरा यूरोप ये एक गेम में फंस गया कि भाई ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इनको यहाँ से जो सीरिया से हैं, अफगानिस्तान से हैं, इराक से हैं और नॉर्दर्न अफ्रीका से हैं, ये क्या होता है कि वहाँ पे पहले ये रोते हैं, मीडिया को बुलाते हैं कि देखिए हमारा यहाँ पर शरिया के कारण हमारा रहना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है, हमारी विमेन, बच्चे, ये हमेशा विमेन एंड बच्चों का रोना रोएंगे। और इन्होंने वो रोकर वहां पर परमिशंस ले ली कि ठीक है आप थोड़े लोग आना चाहते हैं, आप आ जाइए, हम आपको जगह देंगे। जब वो वहां चले गए तो फिर इन्होंने बोला ओह हमारा तो पति पीछे रह गया, पति, फिर इनको पति याद आता है बाद में, तो वो पीछे छुपता हुआ वो भी पहुंच गया। जब वो वहां पहुंच जाते हैं, नंबर्स इंक्रीज होने शुरू हो गए। फिर इन्होंने यूरोप में वही आग लगानी शुरू कर दी कि भाई हमें आपकी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम में डेमोक्रेसी का कोई मतलब है नहीं, और हमें शरिया चाहिए। अब यूरोप वाले सोच रहे हैं
कि भाई आप शरिया से तंग होकर तो हमारे पास आए, उसी बेसिस पे आपने हमारे से असाइलम लिया, हमारे यहाँ पर तुमने पनाह मांगी, और अब जब यहाँ पर आ गए हो उसी शरिया की बात करते हो जिससे डरकर आप हमारे पास आए थे। अब ये भी कंफ्यूज हैं कि यार हमने पूरी दुनिया को 200-300 साल से हम धोखा देते आ रहे हैं, इन्होंने हमें धोखा दे दिया, बल्कि मामू को मामू बना गया कोई, वो वाला हाल है। तो अच्छी तरह से इनको चूना लगा है, अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब हम कहाँ जाएं। और अब मुझे, जैसे मैंने पहले बोला आपको, गोरे को अब भागना पड़ेगा अपनी कंट्री से। अब जैसे दूसरे कंट्रीज के लोग आकर इनसे असाइलम मांगते थे, अब इन्हें दूसरे कंट्रीज को बोलना पड़ेगा प्लीज हमें असाइलम दे दीजिए, वी वांट टू लिव पीसफुली। और इन्हें मुझे लगता नहीं है कि कोई भी जगह देगा। मुस्लिम वर्ल्ड में मांगेंगे क्या? ये सऊदी अरेबिया में जाकर या पाकिस्तान में जाके बोलेंगे कि भाई हमें जगह दे दीजिए रहने के लिए? हम अपने यूके में सेफ नहीं है, फ्रांस में सेफ नहीं है, जर्मनी में, स्वीडन में, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, गोरा अब अपने ही कंट्री में सेफ नहीं है। अगर एक ही कंट्री है जो सेफ है वो है पोलैंड, क्योंकि उन्होंने इमिग्रेशन होने ही नहीं दी और वो पीसफुली रह रहे हैं। आज पोलैंड वाले इन सब के ऊपर हंस रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अपनी सीमाएं तो इनको भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए थी ना। पर आपको क्या लग रहा है, ये जो ट्रेंड हमने लंदन की सड़कों पर देखा है, काले कपड़े पहनकर ये सब पहुंचे हुए थे, बहुत खौफनाक तस्वीरें हैं वो, ये तो बाकी देशों के लिए भी एक नजीर है। अंजू जी, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यूके में, तो मेरी उनसे बात हुई आज सुबह। आई वाज टॉकिंग टू देम, दिवाली की विशेष में दे रहा था उनको, एंड दे वर सेइंग हमें डर लगता है, हमें लगता है कि हमें यूके छोड़कर अब भारत वापस आना पड़ेगा, यहाँ पर रहना इम्पॉसिबल है। एंड दे वर सेइंग कि जैसे ये एक टेक ओवर कर रहे हैं, जैसे वायलेंट होते जा रहे हैं, वहाँ पर ये इन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी जो ये अपने कंट्रीज में करते थे। अब इन्होंने यूके में वही काम करना शुरू कर दिया। गोरों को जो वहाँ पर गालियाँ निकालते हैं मुँह पे ऊपर अगर वो घर से बाहर निकलते हैं, और गोरे एक-एक करके पूरा एरियाज़ को खाली करवाते जा रहे हैं ये लोग, ताकि वो एक ही जगह पे कॉन्संट्रेट हो। फिर वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे कोई ना कोई मस्जिद खोल देंगे। गली-गली में इन्होंने मस्जिदें खोल दी हैं, लाउड स्पीकर पे ऊँचा-ऊँचा 5 बार ये वही काम करते हैं जो बाकी कंट्रीज़ में भी करते हैं। गोरों का रहना मुश्किल कर दिया है। तो दे से कि नाउ इट इज़ बिकमिंग सो वायलेंट, हमें डर लगता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। और ये वहाँ पर भी वही लड़कियों को फँसाने का काम, उन्हें कन्वर्जन का काम इन्होंने पूरी ज़ोरों पर किया हो ताकि इनके नंबर्स बियॉन्ड रिपेयर इंक्रीज़ हो जाएँ। आपको सारी दुकानें इन्हीं की दिखती हैं, एक ही कम्युनिटी की, और जहाँ पर अगर किसी हिंदू की दुकान चलती भी है, तो वहाँ पर आकर ये इतना गंद डालते सारे इकट्ठे मिलकर कि उसकी दुकान चलने ही नहीं देते। मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, उनके कईयों के बड़े-बड़े स्टोर्स हैं, लूट-मार लगी हुई है। वो आते हैं इकट्ठे होकर, झुंड में आते हैं, लूट कर पूरा स्टोर ले जाते हैं ताकि ये यहाँ पर टिक ही ना पाए। तो आवर कम्युनिटी इज़ नाउ थिंकिंग ऑफ लीविंग यूके एंड कमिंग बैक। और यही मुझे लगता है हिंदुओं का, 1 मिनट में सोच लेते हैं कि यहाँ से भागो यार, किसी और जगह चलो। कहाँ तक जाओगे भाग-भाग कर? पहले आप इंडिया से भाग कर गए दुखी होकर, ये गंदी फैमिली से। अब यूके गए तो वहाँ से दुखी होकर अब वापस आना चाहते हो क्योंकि यहाँ मोदी जी हैं। कहाँ तक भागोगे? कश्मीर से भाग गए, केरला से भाग गए, वेस्ट बंगाल से भाग गए, कर्नाटक में आपको भगाया जा रहा है। कौन-सी जगह रही है आपके पास? यहाँ से भाग-भाग के आप बाहर गए हो, अब वहाँ से भाग के दोबारा वापस आ रहे हो। फिर यहाँ पे अगर बाय चांस गलती से भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, फिर कहाँ जाओगे? चाइना में आओगे क्या? यहाँ पर ये अशांति वालों को रहने भी दिया नहीं जाता है, ये भी आपको परमिशन नहीं देंगे क्योंकि उनको भी लगता है कि हमें पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए सुमित जैन जैसे, जो किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। ये डरपोक नहीं चाहिए इनको। पर एक चीज बहुत ज्यादा जो आप कह रहे हैं ना कि अलग अलग देशों में इनके बीच अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई कि हम हमारा पलड़ा भारी है। आप ये देखिए, पिछले दिनों हिंदुस्तान में करीब करीब 10 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की थी और रोहिंग्यास किस तरह से एक साजिश के तहत हिंदुस्तान में बसाए जा रहे हैं उसका खुलासा हुआ है। 47 के आसपास ऐसे दलाल पकड़े गए हैं जो रोहिंग्यास को लेकर आते हैं भारत में और बसाते हैं। उनकी जगह जगह बस्तियां देखने को मिल रही हैं। अब सोचिए, भारत भी तो उसी दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। आप कोई भी रेलवे लाइन ले लीजिए, उसके साथ में जो झुग्गियां हैं वो सारी रोहिंग्या की बनी हुई हैं, और ये वही रेलवे लाइंस हैं जिसके ऊपर आपको पत्थर पड़े हुए मिलते हैं। दैट मीन्स वहां से तंग होकर ये यहाँ पर आए हैं, और हमारी सारी रेलवे लाइंस के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं ताकि हमारी ट्रेन गिर जाएं। तो इनको तो डेवलपमेंट से या भारत से किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। इनका एजेंडा क्लियर है, हमने यहाँ पर तहस नहस करना है। जैसे ही अपनी कंट्री में करते थे, तभी इनको टेररिस्ट बोला जाता है, रोहिंग्या टेररिस्ट।
नॉट इवन एनिमल्स, ये एनिमल से भी आगे हैं। तो इसलिए इनको पकड़कर बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसलिए कि इनको इलेक्शन जीतने हैं, ये उन्हें राशन कार्ड देते जा रहे हैं, उनको बसाई जा रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारे देश के लिए कितना नुकसानदायक है, ये केजरीवाल काला कौवा कभी भी समझ नहीं सकता, ना ही ओवैसी, ना ही ममता बनर्जी, और ना ही गंदी फैमिली। ये सब ने एक ही एजेंडा पकड़ा हुआ है, हमारे नंबर्स जो है हमें वोट देने वाले इंक्रीज करते जाएं, उसके लिए बेशक देश का गला कट जाए, मैं देश का गला बोल रहा हूँ, देश का गला कट जाए, कोई भी हिस्सा हमारा कट के कोई और ले जाए, इन्हें फर्क ही नहीं है। इनको सिर्फ बचा हुआ जो देश बचेगा बाद में, उसका प्रधानमंत्री बनना है। और यही दुख की बात है। मोदी जी को मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, मोदी जी सुदर्शन चक्कर उठाकर अब ये क्लीनिंग ऑफ दिस कंट्री आपको करनी पड़ेगी। आप अभी भी रामचंद्र बन के इस कंट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा, आपको सख्त स्टेप उठाने पड़ेंगे। आपके अगर एनआईए के जो छापे भरे हैं उसके अंदर 47 दलाल हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ 47 दलाल ही होंगे इस कंट्री में? यहाँ तो हर घर में दलाल बैठा है, पैसे मिल जाएं कुछ भी करने को तैयार हैं भाई। 26 से 28 तो जो आपकी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उसी के दलाल कम नहीं है, उनको तो पकड़ा ही नहीं है आपने, जिन्होंने इनको राशन कार्ड तक इशू कर दिए अपने अपने स्टेट्स के अंदर। ये तो दलालों की लिस्ट में ही नहीं है, जबकि इनसे बड़ा दलाल तो कोई और पैदा हुआ ही नहीं है, हमारे सामने है ये सारी चीजें। तो अभी आप बोल रही हैं 47, दे विल बी 4 लाख बिल्कुल 70,000 दलाल्स इन दिस कंट्री। किस किस को पकड़ोगे? जिसको पकड़ोगे कोई और खड़ा हो जाएगा पैसे कमाने के लिए। ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। और आप देखो ना मणिपुर में क्या कुछ हुआ, वहां पर भी तो हमारा बॉर्डर जो पोरस है। बांग्लादेश में क्या होता है, वहां पर तो जब वोटर आई कार्ड जो होते हैं उनकी गिनती वगैरह हुई थी तो पता चला था कि 1 करोड़ तो ऐसे वोटर आई कार्ड है जहां पर लोग रह ही नहीं रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वोट डालने के लिए आते हैं ममता बनर्जी को, शायद वापस चले जाते हैं। इसीलिए उनका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं इसके अलावा। और जितने भी राजनीतिक दल है इनका तो वोट बैंक यही है ना। ये जो इंडी अलायंस है इसमें जितनी भी पार्टियां हैं वो सबकी सब इन्हीं के वोटों के लिए तो तरस रही हैं। मारामारी तो इन्हीं के वोट के लिए पड़ी हुई है, इसीलिए इनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए कहां कहां नहीं फैल गए इस देश में। अंजू जी बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये अशांति दूत जो है ना, इतनी लंबी गेम खेलते हैं ये लोग, 15-20 साल की। देखिए मैं पहले बोला आपको, केरला में आपको ये अशांति वाले दिखते नहीं थे। अभी आप केरला में जाइए, जैसे ही वहां पे टूरिज्म बढ़ा है, ये झुंड बना के पूरे वहां पे पहुंच गए और टेक ओवर कर लिया, क्योंकि जहां पर पैसा है वहीं पर ये टेक ओवर कर लेते हैं और किसी और को टिकने नहीं देते ये। मैं 20 साल के बाद दोबारा से जब केरला गया हूँ, आपको सिर्फ टोपी वाले दिखते हैं, आपको कोई और दिखता ही नहीं है। और जितनी भी वहां पर एलिपो से जो बोट चलती हैं जो टूरिज्म की केरला में, सारी की सारी 100% इन्होंने टेक ओवर कर ली। और जो हिंदू है वो या तो कट गया या भगा दिया गया, और वहां पर उन्हें टिकने ही नहीं दिया इन्होंने। क्रिश्चियन आपको दिखता नहीं है। दैट मीन्स कि यही चीज ये इन्होंने कश्मीर में की है, यही केरला में की है। आप कहीं भी चली जाइए, हमारे मंदिरों में चली जाइए, उसके बाहर दुकानें भी आपको इन्हीं की दिखती हैं। हिंदू के मंदिर के बाहर आपको ये लोग टोपी वाले बैठे हुए दिखते हैं, फूल बेच रहे होंगे, मूर्तियां बेच रहे होंगे, थूक से साफ करते हैं उनको और फिर ये देते हैं हमें। इसी को बोलते हैं टेक ओवर। और कौन इनको इनको ये सारी ये सपोर्ट है, बिना सपोर्ट के ये काम होता नहीं है। सपोर्ट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो तस्वीर है ना ये वाकई बहुत भयावह है। और लंदन में जो कुछ हुआ है उसके बाद तो सबकी आंखें खुलनी चाहिए। आपको याद होगा सीएए को लेकर जो हमारे देश में प्रदर्शन हुए थे, उसके खिलाफ एनआरसी को लेकर हुए थे, तब किस तरह से यही लोग छाती पीट रहे थे कि क्यों उनको भी भारत में आकर नागरिकता नहीं मिल सकती। तो कौन जमात थी वो? यही सब इंडिया अलायंस की तो सारी पार्टियां थी। वो बात अलग है कि पीएफआई ने उसको स्पॉन्सर किया, बहुत सारे लोगों ने उसको स्पॉन्सर किया, लेकिन अब सोचिए किस चीज के लिए विपक्षी पार्टियां छाती पीट रही थी कि अल्पसंख्यक जिन 6 जातियों के लिए भारत ने कहा था कि उस धर्म के लोग हिंदुस्तान में आ सकते हैं सीए के तहत, उसके लिए कहा जा रहा था कि मुसलमानों को भी वहां से आने दिया जाना चाहिए। जबकि हर कोई जानता है पाकिस्तान बांग्लादेश में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग छाती पीट रहे थे सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर। अंजू जी, जो सीए के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इट वाज कि इनको ये लगता था कि भी हम तो अपने नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं। मोदी जी ने सीए के साथ जितने भी ये माइनॉरिटीज हैं वहां से
10-20 लाख लोग होंगे, ये जहां पर आ जाएंगे तो इनकी गेम थोड़ी सी खराब हो सकती है। इन्होंने इसीलिए सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि जो अशांति पूर्वक लोग हैं सारे इन कंट्रीज में से, वो तो इलीगली ऑलरेडी आ ही रहे हैं। इन्होंने रास्ते सारे खोले हुए हैं। और बदकिस्मती की देखिए आप हाल क्या है, राजस्थान कांग्रेस के पास, पंजाब झाड़ू आम वालों आदमी के पार्टी। पास, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के पास, और ये सारे पोरस हमारे स्टेट्स हैं जहां से कुछ भी अंदर आ सकता है। इन्होंने तो सारे दरवाजे खोले हुए हैं किले के, जो मर्जी आ जाए। और इसलिए ये चाहते नहीं थे कि जो हिंदू है, जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, जैन हैं, सिख हैं, वो यहाँ नहीं आने चाहिए, ताकि इनके नंबर्स भी, अगर इन्होंने 1 करोड़ बुलाए हैं वहां से, तो हमारे भी 10-20-50 लोग आएंगे। इनकी गेम खराब होती है। चक्कर सारा वोट बैंक का है। मैं पहले बोला है, देश कट जाए इनको फर्क नहीं है, लेकिन अपनी कुर्सी और अपना वोट बैंक ये कम नहीं होना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी बार बार बोलता है, मेरे पास ये कार्ड है ना, मोदी जी के पास तोड़ ही नहीं है। कार्ड क्या है? कार्ड ये है कि मुसलमानों को उन्होंने एक सूत्र में अपने जेब में डाल दिया। अब हिंदू को काट कर, बांट कर उसकी वोटें लेने का प्लान है। इनके पास बहुत गंदा प्लान बनाया हुआ है अपोजिशन वालों ने, और ये जीतते भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें ये फेल हो रहे हैं, दे आर विनिंग इन देयर गेम। हमने कर्नाटका देखा, हमने हिमाचल देखा, हमने पंजाब देखा, सब जगह पे सेम गेम चल रही है और ये जीतते जा रहे हैं। मोदी जी के पास भी मुझे लगता नहीं कि आज की डेट में इसका कोई तोड़ है। शायद उसी लिए इन्होंने जो 5 साल के लिए फ्री राशन का अनाउंस किया 80 करोड़ लोगों को, शायद उसी की कड़ी का ये आंसर है। पर चलिए, मैं मुझे तो ये लगता है कि जो जो लोग हमारी बातें सुन रहे होंगे, सबसे बड़ी चाबी तो उन्हीं के हाथ में है, तोड़ तो उन्हीं के हाथ में है, वोट तो यस। उन्होंने ही देना है। तो अगर इंडी अलायंस के लोगों को बांट रहे हैं वोट बैंक की खातिर, तो एक तबका तो वो भी है जो हमको और आपको सुन रहा है, जो ये समझ कर चलना चाहिए कि उनको भी एकजुट होकर एक तरफ चलना चाहिए। ये मौका अंजू जी, जी। क्या होता है कि जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग, मैं बोलता हूँ हमारे, और ये जो हमारे लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं, जो मोदी जी को प्यार करते हैं, मोदी जी के काम को प्यार करते हैं, और सनातन को प्यार करते हैं, उनमें से मेजॉरिटी लोग वोट करने ही नहीं जाते। उनको लगता है यार 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, चलो फैमिली को लेकर आज बाहर पिकनिक बनाने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं। वो उस दिन क्योंकि छुट्टी होती है, दे डोंट इवन गो देयर। आपको वहां पे लाइनों में दिखता कौन है? वही लोग जिन्हें लुभाया जा रहा है आज की डेट में। आपको वो लाइनों में 3-3 4-4 घंटे भी खड़े होकर वोटिंग करने जाते हैं कि भाई हम अपनी सरकार लेके आएंगे, अपनी मनमर्जी से पॉलिसीज बनवाएंगे, और जो हम चाहते हैं वो करेंगे और बाकियों को भगाएंगे यहाँ से। यही प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी की। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जाग भी जाएंगे, लेकिन जिस दिन वोटिंग का टाइम आएगा उस दिन ये उठेंगे लेट और पिकनिक मनाने जाएंगे, वोटिंग करने ही नहीं जाएंगे। अब तो ये है, चॉइस और कंट्री और कम्युनिटी अब लोगों के हाथ में है, अब सरकार के हाथ में नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि जैसे लंदन में, वहां पर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सारे गोरों को और नॉन मुसलमानों को कन्वर्ट किया जाएगा या भगाया जाएगा, आपके पास एक ही चॉइस है, एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी सून। अगर हिंदू भी ये चाहता है भारत में ये कुछ हो, इनकी चॉइस है। और मुझे साथ ही साथ ये भी लगता है कि आने वाले वक्त में वोट डालना मैंडेटरी हो जाना चाहिए, कि आप वोट डालने जाएंगे जाएंगे, आप जिस मर्जी को वोट दीजिए, लेकिन आप वोट डालेंगे। क्योंकि बाद में सरकार को कोसने वाले वही लोग होते हैं जो वोट डालने नहीं जाते हैं, वही बड़ी बड़ी तहरीरें देते हैं। तो कम से कम जो इस देश का नागरिक है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो वोट डालने जाए, अपनी सरकार चुने। तो मुझे लगता है कि ये कानून इस देश में आना चाहिए कि आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो आप वोट डालने जाएंगे और आपको वोट डालना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देखिए शायद वो लोग जो घर में बैठ के पिकनिक मनाने की सोचते हैं, वो भी वोट डालने जाएंगे। अंजू जी, वोटिंग इज अ राइट, नॉट अ हम्म। ड्यूटी। ड्यूटी हमें समझनी चाहिए कि भाई देयर इज अ राइट एंड अ ड्यूटी ऑल्सो। राइट हमें दिया है कि हम उसको यूज करें ना करें। नो बडी कैन फोर्स ऑन यू कि भाई आपने अपनी सरकार को चूज करना है, ये आपके हाथ में बहुत बड़ा टूल है। लेकिन ड्यूटी है ये हमारी, हमारे वोटिंग करना हमारी ड्यूटी है, एंड नो बडी कैन टीच यू योर ड्यूटी। ये तो दिल से आने चाहिए अपने आप कि भाई मेरा ये फर्ज है अपने देश के लिए, मुझे ये करना है। लेकिन अगर आपको प्यार ही नहीं है अपने, ना तो कम्युनिटी के साथ ना कंट्री के साथ, तो ड्यूटी की वो फीलिंग आ नहीं सकती। लेकिन मैंने देखा कि अभी जैसे पहला चरण हुआ है इसका
स्टेट्स का, छत्तीस उसमें 78%, 80% आपको वोटिंग के आंकड़े दिखते हैं। दैट शोज कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ रही है कि भाई नहीं, हमारी वोट की वैल्यू है। शायद पहले हमने कांग्रेस के टाइम पर कभी भी अपनी वोट की वैल्यू को समझा नहीं है, लेकिन अभी लोगों में वो अवेयरनेस आ रही है। लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे 2024 के, वो भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए और दुनिया के लिए, दे आर गोइंग टू बी डू और डाई, मतलब लिव और डाई वाले इलेक्शंस होंगे। उसके अंदर ये लोग अपनी ड्यूटी को, मेरा अपना मानना है, समझेंगे और वो चेंज लेके आने की बात करेंगे। नहीं तो आपके लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ये याद रखना आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं बहुत क्रूशियल होने जा रहे हैं और लोगों को ये समझना होगा कि अगर उन्हें अधिकार मिले तो उनके कर्तव्य भी हैं और उनका कर्तव्य है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। सिर्फ बोलने की आज़ादी चाहिए है, नाचने की आज़ादी चाहिए, कूदने की आज़ादी चाहिए, गालियां बकने की आज़ादी चाहिए, उससे बात नहीं बनेगी। जो आपकी ड्यूटी है आपको उसका भी पालन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग हमें सुन रहे होंगे वो शायद इस दिशा में भी जरूर सोचें, क्योंकि जो तस्वीर लंदन की सड़कों से आई है वो बहुत भयावह है, बहुत वो लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि भविष्य क्या है। भारत में ऐसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए आज से अभी से लोगों को कमर कसनी होगी। आपने इस विषय पर मुझसे चर्चा की, मेरे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।